गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्न त्रिपाठी हाजिर हूं एक बार फिर सब आप सभी के बीच में और सब क्लासेस में। आज मैं लेकर के आया हूं ऑल ब्रांच फर्स्ट ईयर की कॉमन सब्जेक्ट मैकेनिक्स की 6वीं क्लास। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने एक ये निकाला था समांतर चतुर्भुज का नियम। पिछली क्लास में एट लास्ट पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज के नियम में इस फार्मूले तक हम पहुंचे थे लास्ट में, और हमने इसके टाइप बताए थे कि जब थीटा की वैल्यू थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब क्या होगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तब क्या होगा। जब 180 डिग्री होती है तो सबसे कम मान होता है आर का, परिणामी होता है वो सबसे कम होता है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो मीडियम होता है। तो थीटा की सबसे अधिक वैल्यू होती है आर। जब थीटा 0 होता है तब सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आर, रिजल्टेंट मतलब परिणामी की। तो एक स्टूडेंट है जिसने कमेंट किया है, सर फोर्स एनालिसिस के जो टाइप हैं, बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ फोर्स के जो टाइप्स हैं वो उनको नहीं समझ में आया है, ज्ञानेंद्र सिंह जी। तो ज्ञानेंद्र सिंह जी, आज मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपने कमेंट किया है सर फोर्स एनालिसिस टाइप जो हैं उनको एक बार बता दीजिएगा। तो फोर्स एनालिसिस टाइप थे, मैं प्योर आज हिंदी में बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, हो सकता है इंग्लिश प्रॉब्लम हो, इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला था संगामी, ठीक है, बल निकाय, ठीक है। दूसरा है असंगामी बल निकाय, ठीक है। तीसरा है समांतर बल निकाय, ठीक है। इसके आगे असमांतर बल निकाय, ठीक है। इसके बाद एक तलीय बल निकाय, दूसरा है इसका नेक्स्ट भिन्न तलीय या असमतलीय बल निकाय, ठीक है। इसके बाद इसी में जोड़ देते हैं संगामी समांतर बल निकाय, असंगामी समांतर बल निकाय, संगामी एक तलीय बल निकाय, संगामी भिन्न तलीय या असमतलीय बल निकाय, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे जोड़ते हैं। मेन जो है हमारे वो ये हैं 6, इसी से आगे बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करते हैं कनकरेंट फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं कनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो कनकरेंट फोर्स सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें बोला जाता है संगामी बल निकाय में, जब सभी बलों की क्रिया रेखाएं, जब जितने भी बल लग रहे हैं उनकी क्रिया रेखा मैंने क्या बताई थी, एक बल अगर इस पॉइंट में लग रहा है, ठीक है, क्रिया रेखा ध्यान से देखना, क्रिया रेखा क्या होती है। हो सकता है पिछला पॉइंट अगर कुछ ना पॉइंट कहीं चूक हो रही है इसी वजह से यह, जब किसी बल मतलब बल को, जब हम किसी बल को उसी दिशा में जिस दिशा में लग रहा है आगे बढ़ा दें तो एक हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। यही जो लाइन होती है इसी को बोलते हैं क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये हो गई बल की क्रिया रेखा, मतलब जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है, हमने तुम्हें इस दिशा में धक्का दिया तो हम इसी दिशा में मान लिया दूर तक ये बल एक रेखा खींच दी सीधी, तो ये हो गई हमारी दूर तक क्रिया रेखा, हम सीमित यही तक थे, तो ये होगी बल की क्रिया रेखा। तो बोला जब अब हमने मान लिया जैसे एक बल ये लगा, ठीक है, एक बल ये लगा और एक बल ये लगा, 3 लग रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब इनकी क्रिया रेखा बनाए तो किस तरीके से आएंगी, एक इधर जिस दिशा में है उसी दिशा में, ठीक है, तो इनकी ये क्रिया रेखाएं हो गई, ठीक है। अब देखो इसकी सभी की क्रिया रेखाएं एक पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं, इन दोनों की तो एक पॉइंट में मिल गई, लेकिन अब इन दोनों की एक पॉइंट में मिली है और इन दोनों की एक पॉइंट में मिली है, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरे और पहला की यहां मिली, पहले और तीसरे की यहां मिली है, ठीक है, और तीसरे और दूसरे की यहां मिली है, तीनों की एक जगह नहीं मिली। तो पहला और दूसरा एक दूसरे के साथ संगामी है, मतलब इन दोनों का संगमन एक साथ हो रहा है। तीसरा और पहला यहाँ पे संगामी है,
दूसरा और तीसरा यहाँ पे संगामी है। अब देखो, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, ठीक है। जब किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की क्रिया रेखाएं एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएं, ठीक है, ठीक है। जब किसी पिंड पर कार्य करने वाली बलों की क्रिया रेखाएं, लाइन ऑफ एक्शन, एक ही बिंदु पर आकर मिल जाए तो ऐसे बलों को संगामी बिंदु, संगामी मतलब संगम, संगम मतलब मिलन, मिलन जैसे इलाहाबाद में तीन नदियों का मिलन होता है तो उसको बोलते हैं संगम है, तो वही है। जब अगर इसमें बात करें संगामी कौन कौन से हैं, पहला दूसरे के साथ है, दूसरा तीसरे के साथ है, तीसरा पहले के साथ है, तीनों लेकिन एक साथ एक जगह कहीं नहीं है, पहला दूसरा है, ठीक है। लेकिन अगर बोलो एक दो तीन, तीनों संगामी एक साथ, तो कहीं एक साथ नहीं मिल रहा है, पहला दूसरा एक जगह मिल रहे हैं, तीसरा दूसरा भी एक जगह मिल रहे हैं, और पहला तीसरा भी एक जगह मिल रहा है, तो अलग, और ये तीनों एक ही जगह मिल रहा है, तो ये तीनों आपस में संगामी है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये दो दो संगामी है, ठीक है। अब असंगामी बल, एक ये जा रहा है, ठीक है, एक ये जा रहा है, ठीक है, और एक यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो जब किन्हीं दो बलों की क्रिया रेखाएं, दो या दो से अधिक बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर ना कट करें, कहीं भी ना मिल रही हो, तो ऐसे बलों को असंगामी या नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब आते हैं समांतर बल निकाय, ठीक है, समांतर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम, मान लो एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, एक फोर्स ये लग रहा है इस पॉइंट पे, एक फोर्स ये लग रहा है इस पॉइंट पे। जब किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की, अब इनकी क्रिया रेखाएं बना दो, ठीक है, तो कहीं भी समांतर का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं आपस में अनंत तक कहीं भी कट ना करें तो वे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो जब दो बलों की या दो से अधिक जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ऐसे बल निकाय को या ऐसे फोर्स सिस्टम को समांतर फोर्स सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करें असमांतर फोर्स सिस्टम, तो जो संगामी है वो हमारा असमांतर में आ जाएगा क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे पे कट कर रही हैं। तो जब किन्हीं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन या क्रिया रेखाएं आपस में कट करती हैं तो ऐसे बल निकाय या ऐसे फोर्स सिस्टम हमारे असमांतर फोर्स सिस्टम कहलाते हैं। एक तली बल निकाय, तो अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, एक षट्भुज है, हेक्सागोनल, ठीक है, ये तो हेक्सागोनल नहीं निकला, ठीक है। तो इसमें एक प्लेन ये ऊपर वाला, एक साइड वाला, एक साइड वाला, एक साइड वाला, ठीक है, तो ये प्लेन है। अब देखो, अगर बात करें, देखो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन नीचे है, एक प्लेन साइड में, ये है प्लेन, एक प्लेन ये है। तो इस पे हमने एक ही बल लगा दिया, इस पे एक बल यहां लगा दें, एक बल यहां लगा दें, एक बल कुछ इस तरीके से तिरछा लगाते हैं, एक बल यहां से लगा दें। तो जब सभी बल जब कई सारे बल एक ही तल पर कार्य करते हैं तो ऐसे बलों को एक तलीय बल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बलों को कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगर इसी में आगे बात कर लें कि कई सारे प्लेन हैं, अब बात कर लें भिन्न तलीय या असमतलीय की, तो एक फोर्स यहां लग रहा है इस प्लेन पे, दूसरा इस प्लेन पे लग रहा है, तीसरा इस प्लेन पे लग रहा है, चौथा इस प्लेन पे लग रहा है, पांचवा इस प्लेन पे लग रहा है। तो ऐसे फोर्स सिस्टम जिनकी क्रिया रेखाएं एक तल पर ना होकर के अलग अलग तलों पे होती हैं तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम भिन्न तली या असमतली बल निकाय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जी ज्ञानंद जी, आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा आज पूरा, क्योंकि पिछली बार मैंने इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज किए थे इसलिए शायद आपने बोला था कि आपको समझ नहीं आया। आज मैंने हिंदी में बहुत बता दिया है पूरा, तो आई थिंक आपको आज डिटेल से समझ में आ गया होगा। आपके पास ये शिकायत नहीं होगी सर टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम की समझा दीजिएगा। अगर जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, तो मैं उसकी कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। आज न्यूमेरिकल करते हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है,
ठीक है। दिया है 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बल। पहला है 10 न्यूटन का, दूसरा 20 न्यूटन का। 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बल किसी कण पर, तो अगर हम मान लें F1 और F2, ठीक है, F1 और F2 20 न्यूटन के दो बल आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए काम कर रहे हैं। तो थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 60 डिग्री के कार्य कर रहे हैं। तो उनका परिणामी ज्ञात कीजिए, उनका R ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या ये दिया था क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमने बात करी किस प्रकार में बात करनी है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें आगे कई कंडीशन जोड़ेंगे, वो धीरे धीरे सॉल्व कराएंगे। तो पहला बल हमने मान लिया ये 10 न्यूटन का है, दूसरा ये है 20 न्यूटन का, ठीक है। पॉइंट यहां से हमारा काम कर रहा है, ठीक है, ओ पे, ठीक है। अगर हम इसको मान ले ए बी सी, उन्होंने बोला दोनों बल आपस में एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं, तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, आर मतलब परिणामी। तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट ज्ञात करना, तो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो R इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे F1 और F2। अगर पी क्यू नहीं मान रहे इसको, या तो पी क्यू मान लो, ठीक है। तो मान लिया पी ये है और क्यू ये है, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिख दिया पी ये है क्यू है। तो अगर हम बात करें F1 की, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 10 20 cos 60, ठीक है। और यहां लगेगा अंडर रूट। अगर इसको सॉल्व कर लें तो 100 400, ठीक है, 2 10 20 क्या ओ, ठीक है। एंड cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब इसको सॉल्व करने, ठीक, सही है ना, लगेगा अंडर रूट। R इज इक्वल टू 100 4 5 500 प्लस 10 100 दूनी 200, 10 दूनी 20 200, ठीक, अंडर रूट 700, ठीक है, अंडर रूट 700, ठीक है। तो अगर 700 की हम बात करें तो निकलेगा 25 25 625, ठीक है। तो 26 पॉइंट, ठीक है, 26.33 कुछ या 34 कुछ आएगा, ठीक है। देख लो क्या आ रहा है, 26.4 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम दो प्रॉपर्टीज जोड़ दें, एक प्रॉपर्टी अगर जोड़ दें, तो ये अगर कंडीशन इसमें, एक तो ये तरीका दे दिया है, यदि इसी में दे देता दो कंडीशन, जैसे क्वेश्चन दिया आगे एक, उसमें कंडीशन ये ज्ञात परिणामी ज्ञात कीजिए पहली तब जब दोनों फोर्स टेंशन में हो, टेंशन मतलब तनाव, ठीक है, दोनों फोर्स टेंशन में हो। और सेकेंड कंडीशन दिया है 10 न्यूटन का फोर्स जो है 10 न्यूटन का संपीड़न में तथा 20 न्यूटन का
तनाव में या टेंशन में हो। ठीक है, ये पहले 10 ये बोल दिया है उसने। दूसरी कंडीशन दी है, एक फोर्स जब संपीड़न में हो तथा दूसरा तनाव में है। तो इसमें क्या करते हैं फिर हम, तो देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये दोनों कंडीशन तो हमारी कौन सी हो गई, कौन सी हो गई कंडीशन? ये होगी हमारी दोनों फोर्स टेंशन में थे, तो ये तो हमेशा कॉमन करेगी। ठीक है, अब जब बोल दिया एक फोर्स हमारा टेंशन में हो और दूसरा संपीड़न में हो, और उसमें ये वैल्यू भी दे रखी है कि 10 न्यूटन वाला फोर्स जो है वो हमारा टेंशन फोर्स है, और जो 20 न्यूटन वाला फोर्स है वो हमारा कंप्रेस 10 न्यूटन वाला जो है कंप्रेशन फोर्स है, एंड 20 न्यूटन वाला जो है वो टेंसाइल फोर्स है। तो अब हम बात कर लें तो कंप्रेसिव होगा मतलब क्या, ये अंदर की तरफ दबा रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन कहां आएगा, अब हमें देखना ये चीज कि ये जो है ये क्या है, ये यहां लग रहा है, तो हमें ये कोण नहीं लेना है। हमेशा मेन पॉइंट जहां दोनों की या तो हेड, देखो ये होता है जो, देखो एक चीज और याद रखना है, ये फोर्स की ये होती है हेड और ये होती है टेल। ठीक है, तो जब हेड हेड मिलेंगे तब ये कोण लेंगे, या टेल टेल मिलेगी तब ये कोण देंगे। ये नहीं कि इसका हेड मिल रहा है और इसकी टेल मिल रही है आप तब ये कोण ले लो, तो आप ये कोण नहीं ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हेड यहाँ आके मिल रहा है। ठीक है भाई, ये कंप्रेशन में हो गया, ये टेंशन में हो गया, तो इसका हेड मिल रहा है, इसकी टेल मिल रही, मतलब ये अब हम ये वाला एंगल नहीं ले सकते हैं, तो हम परिणामी ये नहीं ले सकते। ठीक, तो अब करना क्या है, अगर हमने बोला क्रिया रेखा होती है, लाइन ऑफ एक्शन होती है, तो इसको अगर हम लाइन ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ा दें, इसको हमने इतना बढ़ा के इसका हेड यहां ले आए, तो टेल कहां आ गई, यहां पे। ठीक है, अब उसने क्या बताया है कि ये जो कोण हमें दे रखा था 60 डिग्री, ठीक है, दोनों के बीच कोण 60 डिग्री, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा किसे मानेंगे, तो हम नया समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ये। ठीक, अब दोनों के टेल टेल मिल रहे हैं, और जो फोर्स हमें लेना है, जो एंगल लेना है वो टेल टेल का लेना है, लेकिन उसने दे रखा दोनों के बीच कोण ये था, तो ये तो 60 डिग्री है, तो ये टोटल कोण कितना होगा हमारा 180 डिग्री। यहां से हमने 60 निकाल दिया, तो ये वाला एंगल जो बचा हमारा, ये वाला, ये कितना बचा 120 डिग्री। ठीक है, हम 180 डिग्री वाला बाहर से दिखा रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये कोण है 180 टोटल। ठीक, ये 60 निकाल दिया, तो ये बचा कितना 120। अब हम जब एनालिसिस करेंगे फोर्स की, अब तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर प्लस 2p 2 10 20 इंटू cos 120। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला फोर्स 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 2pq p 10 q 20 cos थीटा, तो हमें वही लेना है जहां या तो टेल टेल मिल रही है तो हेड हेड मिल रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की अब टेल जब मिली, हमने इसको बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल लेना था हमें, तो ये कितना निकला है cos 120। ठीक है, cos 120 निकला। अब इसको सॉल्व कर लो, अपना जो वैल्यू है cos 120 की वैल्यू रखो, ये सॉल्व हो चुका था, जो आ जाएगा वही आपकी वैल्यू होगा, जब आएगा तो 17.8 या कुछ करके आएगा। ठीक है, 17.3 दिया आंसर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें दिया है एक क्वेश्चन दे रखा है, दो कण किसी कण पर समान परिमाण, मतलब जो F1 फोर्स है वही F2, मतलब समान परिमाण के। ठीक है, किसी कण पर समान परिमाण के दो बल एक साथ लग रहे हैं। ठीक है, दो बल F1 = F2 लग रहे हैं, उनकी वैल्यू है, तो बलों का परिणामी जो है वो भी इन्हीं के बराबर है। ठीक है, तो बलों का परिणामी उन बलों के बराबर है, मतलब P दो समान बल
किसी पद पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इनके बराबर है, ठीक है, यही बोला है, या यहाँ लिख लो और, ठीक है। तो बोला है तो बलों के मध्य का कोण मतलब क्या याद करना हमें, एंगल थीटा क्या होगा ये बताया। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है, स्क्वायर हम हटा रहे हैं, अंडर रूट लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने बताया जो r है वो p के बराबर है, जो p है वो भी q, p बराबर q बराबर r है। तो हम तीनों की जगह एक ही चीज रख लें, चाहे p रख लें, चाहे q रख लें, चाहे r रख लें, तो हम r ही रख लेते हैं हर जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू कॉस थीटा। देखो r हमने रख तो दिया लेकिन कोशिश करना r ना रख के पहला वाला फोर्स मानना, ठीक है। तो हम हर जगह कर ले रहे हैं r की जगह p, ठीक है, p क्योंकि पहला वाला मानो परिणामी दिया है, तो ठीक है। अब हम मान लिया p इज इक्वल टू, अब ध्यान देने वाली बात है थीटा ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो हमने निकाला p इक्वल टू p, तो ये हो गया कितना 2p स्क्वायर ये हुआ प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, अंडर रूट के अंदर कर लिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर खोल दें, ठीक है, स्क्वायर खोल दें, नहीं यहाँ पे r लिखा है ना क्योंकि इसको सॉल्व करना, क्योंकि p बराबर q बराबर r, इसलिए यहाँ पे हर जगह हमने p रख दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर से अंडर रूट हटाना है तो इधर हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का, तो हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो हम ऐसा कर रहा है कि कैसे भी ये cos थीटा हट जाए यहाँ से, क्योंकि इसी को हमें थीटा निकालना है। तो अगर हम निकालें p स्क्वायर इक्वल टू, हम 2p स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लें तो आ गया 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, आ गया हमारा 1 प्लस cos थीटा। अब देखो 2p स्क्वायर को हम उठा के इधर ले, ठीक है, तो क्या आया p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा आ गया। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम रखते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, क्या cos थीटा, तो यहां से हम आए cos थीटा को हम यही बने रखेंगे, इज इक्वल टू 1 इधर लाए तो माइनस में आएगा, 1 आए तो इधर 1, तो एक 1/2 माइनस 1, 1/2 ये बचा, ये इधर आया माइनस में हो गया। अब यहां से निकाल लो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, अगर लोगे तो यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो 2 इधर पहुंच जाएगा, 1 माइनस 2/2, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, कितने की वैल्यू, कितने कास की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, कास 120 की, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 120 डिग्री, कास से कास हट गया, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि घुमाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर बुक हो आप लोगों के पास तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी 1-2 मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप लोग करने की कोशिश करिएगा। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करिएगा कि वो क्वेश्चन आप लोग करके आए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है लिखो, दो संगामी, दो कनकरेंट फोर्स जो आपस में समान है, लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। दो
संगामी बल, दो कंकरेंट फोर्स जो इक्वल हैं आपस में, ठीक है, बलों पी पी, दोनों बल क्या दे रखे उसने, पी एंड पी, ठीक है, दो संगामी बल, एक मिनट ऐसे लिख लो, दो संगामी बल पी तथा पी जो आपस में समान है, जो आपस में समान है, इसीलिए उसने पी तथा पी लिख दिया है। दो संगामी बल पी तथा पी जो आपस में समान है के बीच कोण ज्ञात कीजिए, के बीच कोण ज्ञात कीजिए यदि उनका परिणामी रिजल्टेंट जो है वो p/2 हो, यदि उनका रिजल्टेंट p/2 हो, ठीक है। बोला है दो कंकरेंट फोर्स p एंड p आर इक्वल, ठीक है, देन एंगल आपको निकालना है यदि उनका परिणामी जो उनका रिजल्टेंट है वो p/2 हो। दो कंकरेंट फोर्स हैं p एंड p, ठीक है, आपस में इक्वल है, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है आपस में इक्वल है, वो दे भी रखा p और p है। उनके बीच एंगल ज्ञात करना है आप लोगों को, उनके बीच एंगल ज्ञात करना है यदि उनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो p/2 हो। मतलब पहला फोर्स जो है F1 है वो p है, दूसरा फोर्स F2 है वो p है, और जो रिजल्टेंट है वो p/2 है। तो आपको ज्ञात करना है थीटा। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले जो तरीका होता है वो यही होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है, गिवन डाटा में आप लिख देंगे F1 इज इक्वल टू P, F2 इज इक्वल टू P एंड R इज इक्वल टू P/2, ठीक है। फिर लिख देंगे यहां पे एंड थीटा ज्ञात करना है, ठीक है, यहां से। फिर यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर्मूला किसका है, पैरेललोग्राम का फोर्स, ठीक है, ये फार्मूला है R² इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये फार्मूला लिख के सारी वैल्यू रखेंगे आप, जो आएगा वो आप हमें कल कमेंट करके, जितने लोग कमेंट करेंगे मैं सीरियसली यही मानूंगा कि उतने लोग ही सीरियसली क्लास कर रहे हैं। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं मैं नहीं मानूंगा कि सीरियसली क्लास आप लोगों ने करी है। आंसर आप गलत हो सही हो इसकी टेंशन मत लो। अगर आपको ये लग रहा है कि आंसर आप कमेंट कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं मेरा आंसर गलत है सही है, शर्म छोड़िए, डायरेक्ट बोलिए। नहीं है तो ज्यादातर बच्चे मेरे मैसेंजर पे जुड़े हुए हैं या कोई यूट्यूब पे, कोई व्हाट्सएप पे भी जुड़ा हुआ है, काफी बच्चे आपके टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको जहां समझ में आया कि आप पर्सनल कर देंगे आंसर, तो आप पर्सनल भी कर सकते हैं, मैं देख लूंगा, अगले दिन क्लास में आऊंगा, जिनका सही होगा मैं उनका बता दूंगा ये लोग सही करे हैं। और बाकी आप लोग जैसे पूछा था आज ज्ञानेंद्र जी ने, तो ज्ञानेंद्र सिंह ने पूछा था मुझसे कि सर टाइप्स नहीं समझ में आए थे, अच्छा लगा आपने पूछा, बहुत सुंदर ज्ञानेंद्र जी। इससे साबित होता है कि आप दिल से क्लास कर रहे हैं और आगे बढ़े, ऐसे ही क्लास करते रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। जय हिंद, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।